हर महान बदलाव की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। एक छोटी सी चिंगारी घनघोर अंधेरे को चीरकर रोशनी की आशा जगा सकती है। रोशनी फैलाने की यह यात्रा निरंतर चलती रहती है। जहां बचपन अक्सर खामोशी में गुम हो जाता है, वहां एक आवाज उठी न्याय के लिए, आज़ादी के लिए। मध्य प्रदेश के विदिशा से निकलकर इंजीनियर बनने की राह उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि उन्हें उन चेहरों पर मुस्कान लाना था जो खेल के मैदान की जगह कारखानों में कैद थे। बचपन बचाओ आंदोलन से शुरू हुआ संघर्ष का एक सफर आज लाखों बच्चों को नई जिंदगी दे चुका है। कभी गांव की गलियों में वो बच्चों को ढूंढते रहे, कभी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उनकी आवाज को उठाया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। लेकिन उनके लिए असली इनाम वो है, वो मुस्कान जो बचपन में लौट आए। उन्होंने करुणा को आंदोलन बना दिया और ऐसे ही नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, एक लंबा संघर्ष रहा है आपका, लेकिन चूंकि हम मध्य प्रदेश से हैं और आप भी मध्य प्रदेश से हैं, तो जो बच्चों का संघर्ष है, इसमें हमारे राज्य ने कितना लंबा सफ़र तय किया है, ये सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा। देखिए, बहुत सारी विसंगतियों, बहुत तरह की बुराइयों के शिकार हम सब रहे हैं, पूरी दुनिया रही है, मध्य प्रदेश भी उसे अछूता नहीं है, जिसका दुष्परिणाम बच्चों पर पड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश ने, मुझे गर्व है ये कहते हुए, कि बहुत तरक्की की। शिक्षा के क्षेत्र में भी तरक्की हुई और उसका परिणाम ये निकला कि बाल मजदूरों की संख्या घटी। कुछ कुछ जगह जहाँ मनरेगा का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, अभी से नहीं, मैं 25-30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तब से लेके अब तक ये चला आ रहा है, तो इसका असर भी हुआ। बाल विवाहों के मामले में भी बच्चों को सुरक्षा मिली। लोक जागृति का भी बहुत असर है। जहाँ शिक्षा का विस्तार हुआ तो माता पिता भी समझने लगे कि उनको बच्चों को पढ़ाई अच्छी करानी है। तो वो जो एक ललक थी शिक्षा के प्रति या आगे बढ़ने की ललक, वो हम विदिशा में देखते हैं, हमारे और इलाकों में देखते हैं। शुरू में मुझे मालूम है कि 40-50 साल पहले ऐसा कुछ था नहीं। बहुत लोग सोचते थे जैसी ज़िंदगी है, भगवान भरोसे ही चलेगा सब कुछ, भाग्य के भरोसे चलेगा कुछ। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में जो युवक हैं, युवतियां हैं, किशोरियां हैं, कल भी मैं था भोपाल में पूरा दिन और बहुत सारे सैकड़ों बच्चों के साथ मुलाकात हुई, तो उनके अंदर जो आकांक्षा, जो सपने, जो आगे बढ़ने की ललक जाग रही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपका जन्म और शिक्षा दोनों मध्य प्रदेश के विदिशा में हुई। वहाँ के अनुभवों को आप हमसे साझा करेंगे कि कैसे वहाँ के अनुभवों ने आपको इस काम के लिए प्रेरित किया। विदिशा बहुत ऐतिहासिक जगह है। जिस बात का मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा असर पड़ा और अभी भी है और हमेशा रहेगा, वो है विदिशा अशोक की, सम्राट अशोक की ससुराल थी। उनके 2 बच्चे वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, संघमित्रा और महेंद्र। संघमित्रा और महेंद्र, एक लड़की और एक लड़का, एक स्त्री एक पुरुष, दोनों बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्योंकि अशोक जब से अनुयायी बने तो फिर ये बच्चे राजकुमार राजकुमारी बनने के बजाय बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ बने और पूरे संसार में अहिंसा, सत्य, शांति और मानवता का संदेश फैलाने के लिए वो विदिशा छोड़कर, मध्य प्रदेश छोड़कर, भारत छोड़कर सीमाओं को लांघते हुए निकल गए। तो सीमाओं से परे जाकर दुनिया में विदिशा के बच्चे इतने साल पहले कितना बड़ा काम कर सकते हैं, ये मेरे प्रेरणा के स्रोत हमेशा रहे। मध्य प्रदेश में खास करके बच्चों के अधिकारों को अगर गांव के स्तर पर या कस्बाई स्तर पर आप किस तरह से देखते हैं? और इससे जुड़ा एक और सवाल है सर, जब इस तरह की खबरें आती हैं, चूँकि जो पोषण आहार से जुड़ा एक तरह से कह लीजिए घपला घोटाला, जो ऑडिटर जनरल ने ही इसको सामने रखा और हम लेकर सामने आए, उसके बाद हमने बहुत तफ्तीश की और इसको देखकर बड़ा दुख होता है कि बच्चों के खाने को अगर आप
स्कूटर से और ऑटो से इस तरह के घोटाले करें, ख़ास करके जहाँ पर कुपोषण की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये खबरें जब आप दिल्ली में बैठकर पढ़ते हैं तो आपका मन कितना विचलित होता है? ये खबरें कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं पुराने और जो एक सम्मानित अखबार हैं, पत्रिका हैं, उन पर भरोसा करता हूँ। लेकिन इस तरह की घटनाएं या इस तरह के समाचार मन को तो बहुत उद्वेलित करते ही हैं। बड़ा दुख होता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कई बार लोग मेरे से पूछ भी लेते हैं सवाल कि आप तो मध्य प्रदेश के हैं, आप तो विदिशा के हैं, विदिशा से खबर आ रही है कि वहाँ तो बच्चे नशेलची होते जा रहे हैं, वहाँ नशे का व्यापार बढ़ रहा है, काला धंधा कोई कर रहा होगा, नशा तो कोई ना कोई करवा रहा है, नशीली पदार्थ तो कोई ना कोई बेच रहा है। तो इसकी खबरें हमें मिलती हैं कभी कभी, लेकिन चूंकि मैं मध्य प्रदेश या विदिशा सालों में एक बार आ पाता हूँ और उस तरह के चीज़ों में ज़्यादा मेरी जानकारी नहीं है, सरकार के कार्यों में भी और योजनाओं में भी। मैं पिछले कम से कम 30 साल से तो दुनिया के 140-45 देशों में काम कर रहा हूँ। तो भारत के मामले में भी अकेला मुझसे आप पूछेंगे तो भारतीय होने के नाते जो अच्छाइयाँ हैं मैं गर्व के साथ कहूँगा, लेकिन दुनिया में लोग सवाल उठाते हैं तो कई बार मैं सरकारों तक पहुंचाता हूं, सर्वोच्च नेताओं तक पहुंचाता हूं, वो किसी भी पार्टी के हों, और लोगों से बात करता हूं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी विवशताएं और आपकी जो व्यस्तताएं हैं वो भी समझता हूँ सर। चूंकि ये खबर मैंने ही की थी और उसके बाद इस पर भारत के महालेखाकार ने अपनी एक मुहर भी लगाई, विधानसभा में भी इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, सरकार ने भी माना कि कई स्तरों पर गड़बड़ियां हुई हैं। बहरहाल जो कि आप रिपोर्टों के लिए आपको रामनाथ गोयन का पुरस्कार मिला, जो देश के सबसे बड़े पत्रकारिता पुरस्कारों में से माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बधाई भी। और इस तरह की रिपोर्ट मुझे पता नहीं था कि रिपोर्टिंग आपने की, सच्ची पूछो तो पुरस्कार का तो मुझे पता लगा, क्योंकि मुझे गर्व होता है कि हमारे मध्य प्रदेश के साथी को ये मिला है। क्योंकि सर आपने नशे की बात उठाई और हम जहाँ बैठे हैं इससे थोड़ी दूरी पर ही हम लोगों ने एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन भी किया, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजधानी तक में छोटे छोटे बच्चे नशे की पुड़िया न सिर्फ सेवन कर रहे हैं बल्कि बेच रहे हैं, और ये बहुत उद्वेलित भी करता है। हमने भी जिम्मेदारों की बात पहुंचाई, लेकिन चूंकि अब आपका दायरा बहुत बड़ा है तो मैं एक और सवाल इससे ही पूछना चाहूंगा सर कि जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में, चूंकि मैंने बार बार कहा कि जैसा एक हमारी जिम्मेदारी भी है और मध्य प्रदेश का हमारा एक अपना चैनल भी आ गया, तो इससे भी जुड़ा एक सवाल है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, जब आपको नोबेल पुरस्कार मिला उसके बाद राज्य या केंद्र स्तर पर सहयोग में, मैं फिर कहूँगा कि आपका दायरा पूरा व्यापक है और पूरे विश्व का है, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलाव आप देखते हैं या यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटरवीन आप कर पाए क्या अपने मध्य प्रदेश में? कुछ तो स्वाभाविक तौर पे हुआ। मैं ऐसे बहुत सारे नेताओं से, कलेक्टर्स से और एसपीज और इस तरह के सर्वोच्च अधिकारी हैं राज्य सरकार में, जो सचिव वगैरह हैं, मुझसे आके मिलते हैं। चीफ सेक्रेटरी भी एक दो बार जो अलग अलग चीफ सेक्रेटरी रहे हैं मुझसे मिले हैं यहीं इसी गेस्ट हाउस के अंदर। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी एक जिम्मेवारी का एहसास और नैतिक जवाबदेही का एहसास बढ़ा है, क्योंकि लोग उनसे भी पूछते होंगे या पूछ ही लेंगे कि आपके प्रदेश के एक व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला और बच्चों के खातिर ही मिला, तो आप बच्चों के लिए क्या काम कर रहे हो। मैं तो पत्रकारों से भी कहता हूं कि उनसे पूछा करिए। कुछ पत्रकार तो प्रधानमंत्री जी से भी पूछ लेते हैं एक ही सवाल, देशी नहीं बल्कि विदेशी भी पूछ लेते हैं। तो इस सब का परिणाम अच्छा हुआ है। यहाँ के सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस ने भी मुझसे, जो रहे हैं पहले और अब कौन है मैं जानता नहीं, लेकिन बातचीत की है, तो न्यायपालिका के स्तर पर भी जागरूकता आई और उसके परिणाम अच्छे रहे होंगे। लेकिन मैं फिर इसको एक अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ कि बहुत काम की ज़रूरत है, और वो काम अकेली सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन समाज का बदलना ज़रूरी है। समाज की चेतना का स्तर और जिम्मेवारी का भाव बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे किसी भी साक्षात्कार में एक स्वर होता है, लेकिन उस स्वर को तोड़ते हैं, एक आरोह अवरोह होता है, उसके बीच में एक हम मध्यांतर लेते हैं, और आपको भी बापू का भजन बहुत पसंद है, वैष्णव जन तो, उसको साथ में गुनगुनाते हैं। जी
स्वर तो मेरे बहुत अच्छे नहीं है, मेरी पत्नी मैं आपके सुनीता साथ- जी से मैं मैं सीखता आपके रहता हूं। साथ- अच्छा आप गाते हैं तो बिल्कुल हम दोनों मिलकर गाते हैं, चलो शुरू करें। नहीं पहले मैं करूंगा आप आगे बढ़ जाओगे तो स्वर आपके अच्छे होंगे, मैं तो नहीं बिल्कुल मुकाबला कर पाऊंगा 1 आपसे। 2 3 से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, 1 2 3। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना माने रे, वैष्णव जन तो तेने कही। सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इस पर बात आई पीड़ पराई जानी रे। आज दुनिया भर में अल्पसंख्यकों को लेकर बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार होने की बातें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के संदर्भ में आपने साथ में ही नोबेल पुरस्कार, एक नोबेल पुरस्कार और विजेता मोहम्मद यूनुस जो अभी वहाँ पर सरकार चला रहे हैं, उनसे भी बातचीत हुई। लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, हमारे देश में भी अल्पसंख्यकों को लेकर जो अत्याचार की बात या ख़बरें सामने आती रही हैं, या ऐसा कहा जाता है कि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर कभी आपको नहीं लगता कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है दुनिया भर में जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे देश में भी उन पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए? देखिए, जहाँ भी हिंसा है, जहाँ भी अशांति है, जहाँ भी अन्याय है, जहाँ भी अत्याचार है, सभी का नैतिक दायित्व है कि न केवल बोलें बल्कि उस पर आचरण करें, उसके खिलाफ संघर्ष करें। जब से मुझे नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई उसी दिन से मैं बहुत कहिए कि एक जिम्मेवारी के एहसास से भर उठा था, पहले से कई गुना ज़्यादा। और जिस दिन मैंने हाथ में वो पुरस्कार पकड़ा, उस समय मुझे लगा कि मेरी नैतिक जवाबदेही और जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। एक कहीं ना कहीं नैतिक वज़न मेरे अंदर और ज़्यादा आया, और वो न केवल बच्चों के लिए या बाल मजदूरी जिस पर मैं 4 दशाब्दियों से काम करता था उसके लिए सीमित रहा, बल्कि मुझे लगा कि इन सभी मुद्दों पर हमको काम करना है। भारत में आज कई धर्माचार्य हैं, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हमारी अवधारणा तो ये नहीं थी। आपको लगता है सर ये गलत हो रहा है और इस तरह की बातें किसी भी धर्म के प्रति नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये विचारधाराओं की बात है और अलग अलग लोगों का सोच है। मैं जिस भारत की कल्पना करता हूँ, जिस दुनिया की कल्पना करता हूँ और इस दुनिया का सपना देखता हूँ और बनाने के लिए संघर्षरत हूँ, अगर मत मजहब या धर्म की बात करूँ तो मेरी दुनिया में, मेरे सपने की दुनिया में, मेरे संघर्ष की दुनिया में मैं देखता हूँ कि हर एक मंदिर, हर एक मस्जिद, हर एक गुरुद्वारा, हर एक सिनेगॉग, हर एक चर्च उन सब बच्चों के लिए खुला रहे, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों। अगर वो भूखे हों तो उनको खाना मिले, अगर वो डरे हुए हों तो उनको निडरता और सुरक्षा हासिल कराई जाए। जिस दिन मंदिर का पुजारी रास्ते से चलते हुए उस बच्चे को, जो मुसलमान हो या ईसाई हो, उसको अगर कष्ट में देखेगा, सुरक्षा में देखेगा, तो बुला के गले लगाएगा, कहेगा कि बेटा तुम ही ईश्वर की संतान हो, सबसे पहले तुम्हें सुरक्षा की, प्रेम की, इज्जत की ज़रूरत है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और यही काम मस्जिद में होना चाहिए, यही काम गिरजाघर में होना चाहिए। तो ये केवल मेरा सपना नहीं है। मैं मानता हूँ कि बिखराव और अहिंसा स्थायी नहीं है, ये सनातन नहीं है। सनातन है मनुष्यता का प्रेम, सनातन है एक दूसरे का जुड़ाव। तो इसके लिए तो नोबेल पुरस्कार विजेता होना जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति को इसके लिए बोलना चाहिए, आवाज। पर सर, जैसा आपने कहा कि वो पुरस्कार हाथ में लेते जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा होता है, जब कोई एक ऐसी तस्वीर देखते हैं जहां बुलडोजर न्याय में एक बच्ची अपनी किताब लेकर दौड़ती है, उसका घर गिराया जा रहा होता है और उसकी पहली चिंता होती है कि उसकी किताबें बच जाए। हम लोग दूर बैठते हैं लेकिन हमारी आंखें भर आती हैं। मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने मुझसे कहा कि उस वक्त आपको गुस्सा आया या आपको दुख हुआ, ये क्या भाव होते हैं? दोनों चीज़ें हैं। इस तरह की तस्वीरें हमको
भारत में भी मिल जा रही हैं, इस तरह की तस्वीरें हमें यूक्रेन में मिल रही हैं, इस तरह की तस्वीरें हमें गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में मिल रही हैं, इस तरह की तस्वीरें हमें कई बार मिल जाती हैं जिसको हमास जैसे आतंकवादी समूह ने जिन इजरायली बच्चों को पकड़ा था और जब वो छुड़ाए गए तो किस तरह उनकी दुर्गति थी, उनके चेहरे के जो भाव थे, जो वो उत्पीड़न हुआ उनके साथ, ऐसी तस्वीरें साउथ सूडान में हैं, ऐसी तस्वीरें दुनिया में हर जगह पर हैं। तो इनका मुकाबला सिर्फ बातों से नहीं होगा, उपदेशों से भी नहीं होगा, इनका अंत वर्तमान राजनीति से भी नहीं होगा, और वर्तमान जो भी व्यवस्थाएं हैं न्याय दिलाने की, सुरक्षा दिलाने की, उनसे मुझे नहीं लगता कि होगा। सर वो युद्धग्रस्त इलाके हैं, हम तो शांति में हैं। हमारे देश से जब ऐसी तस्वीर आती है मन बहुत पीड़ा से भर उठता है, गुस्सा भी आता है। देखिए, युद्ध भी हिंसा का ही एक व्यापक मैनिफेस्टेशन है, उसका एक प्रतिबिंब है जो विद्रूप रूप से और ज़्यादा बड़े पैमाने पर आता है। लेकिन हिंसा तो पहले हमारे भीतर जन्म लेती है, जैसा मैंने अभी कहा कि मन में हिंसा जन्म लेती है, विचारों में हिंसा जन्म लेती है, फिर वो व्यवहार में आती है। तो उसका कई बार स्वरूप छोटा होता है, कई बार बड़ा होता है। लेकिन हम भारत के लोग हैं जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम पर भरोसा किया, और वसुधैव कुटुंबकम एक स्लोगन, एक नारा नहीं है, ना होना चाहिए। उसकी पूरी मंशा को समझना जरूरी है। वो पूरा का पूरा जो सुभाषित है वो है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और आपने अक्सर आर्थिक असमानता पर बात की है बच्चों के, लेकिन मैं उससे अलग बात कर रहा हूँ कि आप जब कहते हैं कि पूरा एक वर्ल्ड बैंक का सोच है, ये पूरा का पूरा एक आर्थिक सोच है कि जीडीपी बढ़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जीडीपी बढ़ने के लिए चाहिए आपको, या आर्थिक विकास दुनिया में कहीं भी होगा, उसके लिए चाहिए कि उत्पादन हो, वितरण हो, कंजम्पशन हो, लोग खरीदें सामान को और सामान का निर्माण हो, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण के चलने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़मीन को खोद डालें, सत्यानाश कर डालें, पानी को बर्बाद कर दें, हवा को जला के इतना गर्म कर दें कि लोग झुलस झुलस के मरने लगें। यही तो एक दुष्चक्र है। आपने समाधान के तौर पे खोजा जीडीपी, आर्थिक विकास, और वो एक नई समस्या को जन्म दे दिया उसने कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई। अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी हो गई कि क्लाइमेट इंजस्टिस हो गया, वो क्लाइमेट इंजस्टिस हो गया, जहाँ अमीर देश अपने मनमाने तरीके से ज़मीन के बारे में, जंगल के बारे में, समुद्रों के बारे में, हवा के बारे में फैसले करते हैं, गरीब देशों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये इसका समाधान एक चीज़ में है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने कहा कि समाधानकर्ताओं और समस्या पीड़ितों के बीच में जो गैप, जो दूरी, जो ईमानदारी का अभाव है, जो दूरी बढ़ रही है, उसका समाधान ढूंढा जाए। और वो समाधान है करुणा में, जो भारत की ही धरती से, भारत की ही संस्कृति से और हमारे मूल्यों से है। दुनिया भर में भी करुणा की बात हुई है, सारे धर्म करुणा से पैदा हुए हैं, सारी क्रांतियां करुणा से हुई हैं। लेकिन करुणा को लोग मानते हैं संवेदना, दया, कृपा, परोपकार वगैरह। मैंने नए सिरे से विचार किया और सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन लॉन्च किया। तो जिसे कहते हैं पुनर्परिभाषित करना, करुणा को मैंने पुनर्परिभाषित किया, पुनर्विवेचना उसकी की, पुनर्प्रतिस्थापन किया, रीलॉन्च, री इन्वेंशन। तो वो क्या है? जब आप दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ की तरह महसूस करते हैं तो उससे पैदा होने वाली ताकत आपको इस बात के लिए न केवल प्रेरित करती है बल्कि मजबूर कर देती है कि आप उस समस्या का समाधान करें, उसकी पीड़ा को दूर करें, ठीक उसी तरह जैसे अपनी पीड़ा को दूर करते हैं, जिसमें आपका स्वार्थ नहीं है, अपेक्षा नहीं है, जिसमें आपका अहंकार नहीं है। ये है ऑक्सीजन जो कि हमारी संस्थाओं में, हमारे व्यक्तिगत चरित्र में, जीवन में, दुनिया भर में, और हमारी राजनीति में, हमारी अर्थनीति में, हमारे अस्पतालों में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूलों में, हमारे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में ये ऑक्सीजन चली गई। हमारे ऋषियों ने तो कहा संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांशि जानताम,
देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते, साथ चलो, धक्का मार के आगे मत बढ़ो। और अभी तो दुनिया रेसिप्रोकल टैरिफ में उलझी हुई है कि तुम अरे इतना तो कर लगाओ। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि इसको आप कैसा मानते हैं? मैंने कहा ना कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान कोई भी ढूंढ पा रहा हो। मैं पिछले 25-30 सालों से तो लगभग 150 देशों में काम कर रहा हूँ। मैं संयुक्त राष्ट्र की उन समितियों में बैठा हूँ जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं साथ में। उनके मुंह पे, उनके सामने मैं ये कहता हूँ कि जो रेटोरिक है, जो अपनी प्रशंसाएं कर रहे हैं सब लोग, इससे तो कुछ होगा नहीं। आपके लिए जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है, एक सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ मॉरल अकाउंटेबिलिटी है, जो नैतिक जवाबदेही और नैतिक जिम्मेवारी आप लोगों के अंदर जो होनी चाहिए, वो लाइए। एक आखिरी सवाल मेरा था कि आपने कहा था कि जो स्कूलों में अब एक तरह करुणा की पढ़ाई होनी चाहिए, जैसा आपने अपनी बात में भी कहा, और जो दुनिया भर में युद्ध का खर्च है उसको पढ़ाई के खर्च में लगा देना चाहिए। तो इसको आप संक्षेप में अगर बता पाएँ कि इसके पीछे का क्या मंतव्य रहा? अगर दुनिया ये तय कर ले कि हमें 10 दिनों तक हथियारों का निर्माण नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, इसमें बर्बादी नहीं करनी है पैसे की, केवल 10 दिन में, तो 10 दिनों के खर्चे में दुनिया के सभी गरीब देशों के सभी बच्चे शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य हासिल कर सकते हैं, उनको दिया जा सकता है केवल 10 दिनों। उन्हीं 10 दिनों में जितनी गरीब महिलाएं हैं, माएँ हैं, जो शिशुओं को जन्म दे चुकी हैं, जन्म देने वाली हैं, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा और दवाइयों का सारा इंतजाम किया जा सकता है, इन दोनों का, बच्चों का भी और माँओं का भी, नवजात शिशुओं का भी। तो दुनिया गरीब नहीं है, दुनिया गरीब नहीं है। गरीबी हमारे करुणा की गरीबी है, गरीबी हमारी ईमानदारी की गरीबी है, गरीबी इंसानियत की गरीबी है, गरीबी एक दूसरे के साथ जुड़ने की गरीबी है। जितना एकाकीपन आज जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में होता जा रहा है, उसका दुष्परिणाम ये है कि डिप्रेशन हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है और बनेगी। हम उसे मुंह से कहें ना कहें, लेकिन आज आप जाइए भारत जैसे देश में जहां इतना जुड़ाव होता था, आपको वो कंधे नहीं मिलेंगे जिस पर अपना सिर रख के आप आंसू बहा सकें और आपको कोई संकोच ना हो। वो गले मिलने के लिए वो भुजाएं नहीं है कि आप अट्ठास करके गले मिल सकें। तो ये अगर भारत से नहीं होगा तो कहाँ से होगा? ये मध्य प्रदेश से नहीं होगा तो कहाँ से होगा? ये हमारे यहाँ से होगा, ये हम करेंगे और ये होके रहेगा। सर, आपने कितनी अच्छी बात कही। मुझे अचानक याद आया कि जब आखिरी ही है हमारा, कि कबीर दुनिया के किसी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े, लेकिन लगता है कि कबीर ने सब कुछ पढ़ा। हमारे मनीषियों ने ऐसी बात कह दी, लगता है कि दुनिया का अर्थशास्त्र उसमें आ गया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, में भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। जैसा मैंने कहा कि एक स्वर को तोड़ते हैं साक्षात्कार के, तो उसमें एक हमारी बात आई, आपकी बात आई कि मेरी तो हिम्मत नहीं है कहने की, लेकिन आपने एक बड़े मंच पर, एक केबीसी के मंच पर एक अमिताभ बच्चन जी के साथ देखा था और वो बहुत बहुत मज़ेदार एक हिस्सा था, जो गीत आपने कह दिया, और मैं भी जानता हूँ कि मैं भी बेसुरा हूँ और तो मैं बस वो जानना चाहता हूँ वो गीत कौन सा था सर, और वो वाकया क्या था, छोटा सा जाते जाते। देखिए, शादी तो आपकी भी हुई है, मेरी मैंने इसीलिए कहा मेरी हिम्मत नहीं, मैं उनके रेफरेंस से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। तो शादी मेरी भी हुई थी। तो शादी में ये थोड़ी सा अतिरंजना भी है इसमें, पूरा 100% ठीक नहीं है, तो साहित्य में अतिरंजना भी थोड़ी बहुत चलती है। तो मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात हुई, तो मजाक मजाक में से ही हम लोगों ने आपसी वार्तालाप शुरू किया सुमेधा जी से। तो दिल्ली की हैं वो, दिल्ली में पत्रकारिता करती थी, संपादिका थी एक मासिक पत्रिका की। तो विदिशा आई शादी करा के। तो उन्होंने कहा कि सुना है कि तुम कॉलेज में गीत वीत भी गाते थे, अच्छे गीत गाते थे, तो कुछ सुनाओ ना गीत आज। तो मैंने कहा कि देखो, मुझे पता है कि तुम शास्त्रीय संगीत सीखी हो, गीत तो तुमको पहले गाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर तक पहले तुम पर बहस चलती रही। आखिर में वो राजी हो गई, क्योंकि गायिका तो वो थी, मैं तो था नहीं। तो उन्होंने गाना गाया, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे छोटी बहन को ना भुलाना।
तो मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ वही भोपाल विदिशा। तो यहाँ तो भोपाल की गलियों में मैं बहुत घुमा हूँ, MS सिटी में श्यामला हिल से लगा के और पुरानी इंडियन कॉफी हाउस में। और छोले भटूरे जब आए थे पहली बार मध्य प्रदेश में, तो वो TT नगर में नहीं, न्यू मार्केट में किसी सरदार ने दुकान खोली थी, तो हम लोग खाने आए थे, बिल्कुल शुरू में आके खाए थे SATI से आके। आपके मन में कौन सा गाना आया? तो गाना आया, मतलब उस परिप्रेक्ष्य निकले थे हम, उस पृष्ठभूमि से। तो मैंने कहा कि सुमेधा जी, गाना मुझे भी आता है, ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी सर। इतनी अच्छी बातें, दुनिया भर की वैश्विक करुणा की बातें, और उसके बाद जो पहले दिन में मैम को गाना सुनाते हैं, ओ माँ तो कितनी बोली सर, हमसे बात सुहाग रात के दिन के 2 गाने सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी अच्छी बातें आपसे सुनी, और उम्मीद कर दें कि जो हमारे दर्शक इसको सुन रहे होंगे वो कम से कम इस करुणा के पाठ को तो इस साक्षात्कार से लेकर ही जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।